यहाँ हम उपस्थित इसलिए हुए हैं ताकि सदी के उस महानायक के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि एक व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है। जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में पूरा विश्व बोलता है कि अब वो ग्लोबल लीडर है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्वीट निकलवाने के लिए उनकी पूरी टीम लगा देते हैं, फिर जब वो ट्वीट आती है तो खुश हो जाते हैं पूरी टीम। ये वो अमेरिका है जिसको उस स्टेटस पे आज प्रधानमंत्री लेके आए हैं कि व्हाइट हाउस से किसी स्टेटमेंट पर एमईए के जूनियर ऑफिसर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिसे हम मोदी डॉक्ट्रिन बोलेंगे, ये स्टोरी है उस तप की, इसे हम तप ही कहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद पे आना या प्राइम मिनिस्टर पद पे आना वो तो आउटकम तब हो सकता है जब 20, 30, 40 साल तक पूरा भारत भ्रमण करके भारत को समझा, एक एक भारतीयों के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों को जब जिया तब जाके ये इस प्रकार के हमें नायक मिलते हैं जिन्हें हम प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। और उनसे भी ज्यादा उनके परिवार का कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र को के पूरी दूरी बनाए रखी। पॉलिटिक्स में इस प्रकार के जीवन का दूर दूर तक भारत ने नामो निशान नहीं देखा जहां पॉलिटिशियन के साथ उसके परिवार को कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय के माताजी का जब आशीर्वाद लेने आना है। उसके अलावा उस परिवार ने प्रधानमंत्री जी से कोई कनेक्शन नहीं रखा है। ना दीवार रंगी गई, ना कोई नया फर्नीचर आया, ना किसी को जॉब मिली, ना 2-3 करोड़ इधर उधर हुआ। उनका भी परिवार है, उनके भाई बहन है, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ना किसी का एडमिशन हुआ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उस परिवार में से। उनसे भी ज्यादा वो परिवार का कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के लिए कि कॉम्प्रोमाइज का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी का डॉक्ट्रिन पॉलिटिक्स के लिए, जो कभी किसी ने छुआ नहीं, ना कभी किसी ने बताया, ना पॉलिटिक्स की किसी स्कूल में कभी पढ़ाया गया कि ऐसा जीवन भी हो सकता है कि 150 करोड़ के पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानना, अपना खुद का जीवन तो न्यौछावर कर ही देना, लेकिन 25 साल के इस कार्यकाल में एक भी छुट्टी ना लेना। मतलब 50 वर्ष के ऊपर के पॉलिटिशियंस को तो आप भूल जाओ, लेकिन कोई टीनेजर भी ये करके दिखा दे कि इतने घंटे रोज काम करना है और एक भी छुट्टी नहीं लेनी है। और वो जो पूरी टीम जो वो बनाते हैं, उस टीम से भी उस प्रकार का एक्सपेक्टेशन रखना, गोल सेट करना कि भारत के लिए एक एक मिनिस्टर का गोल आज का ये है, वीक एंड का ये है, मंथ एंड का ये है, साल ईयर एंड का ये गोल अचीव आपने करके देना है। और वो मिनिस्टर्स जिनके परिवार भी है, और उस प्रकार का आउटपुट लेके आना, उसी प्रकार की शालीनता के साथ बिना एक भी रुपया इधर उधर गबन हुए राष्ट्र को समर्पित होकर दूसरों से भी काम निकलवाना। सिर्फ ये नहीं कि खुद ऐसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन नीचे वो पूरा ऑनेस्टी ट्रिकल डाउन हुआ
ये है मोदी डॉक्ट्रिन पॉलिटिक्स की, जो इस राष्ट्र ने कभी नहीं देखी, दुर्भाग्य हमारा, पहले कभी नहीं देखी हमने। और जिन जिन लीडर्स को पॉलिटिक्स के लिए भारत के बारे में बताया गया कि ये सारे पॉलिटिशियंस हमारे लिए फ्रीडम लेके आए, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया, दुर्भाग्यवश वो फ्रीडम नेगोशिएटर्स निकले, फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर हमें करना है फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम नेगोशिएटर्स के बीच। तो गुजरात की ही भूमि है जहां पे इस प्रकार के लीडर्स भी निकलते हैं और उस प्रकार के भी निकलते हैं। बताया जाता है फादर ऑफ द नेशन, टेक्स्ट बुक बोलती है वैसे। तो उस भारत के हम वंशज, भारत माता, जिनके नए नए फादर ऑफ द नेशन निकल के आते हैं, फादर बाद में आते हैं, और यही भूमि जिन्होंने सरदार पटेल दिए, जिन्होंने उतना विजडम दिखाया कि कोई ऐसा नेगोशिएटर है किसी ऐसे परिवार का जिसको स्टेट्समैन बनना है, ग्लोबल स्टेट्समैन, और जिस प्रकार का डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इर्द गिर्द जिस प्रकार के चमचे घूम रहे थे, पटेल जी ने वो पद जाने दिया। इंपॉर्टेंट ये माना कि राष्ट्र को जोड़ना है, पद जाए। इन्हें ग्लोबल स्टेट्समैन बनने दो, लेट मी बी द होम मिनिस्टर, लेट मी ज्वाइन माई कंट्री फर्स्ट। ये है वो मैप जो अभी हमको दिखाई देता है, जो सरदार पटेल जोड़ के गए, वरना अगर वो नहीं होते होम मिनिस्टर, और आप सोच के देखें अगर उन्होंने जो आइडियली जाना चाहिए कि उन्हीं का चुनाव हुआ था एज प्राइम मिनिस्टर, अगर वो होता तो जिन्ना और बाकी के नेगोशिएटर्स मिलके क्या मैप बनाते, आप सोच सकते हैं। तो वही पार्टी जहां से सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं, उसी पार्टी में सरदार पटेल यह तय करते हैं कि मैंने पद सैक्रिफाइस करना है, लेकिन मैप बनाना है। उसी धरती में से ये दो और लीडर्स निकल के आते हैं, मोदी जी और शाह। उन्हीं आइडियल्स पे चल के अब मैप में क्या क्या जुड़ेगा आप समझ सकते हैं। ये है वो मोदी डॉक्ट्रिन। उन्हीं बाबूस को रख के रेलवेज में हम जो चेंज देखे हैं, 2014 से पहले आप कैसी ट्रेन में ट्रैवल करते थे, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, और वो 2024 के इलेक्शन में दिखा कि इन्हें याद नहीं रहता कि किस प्रकार का गवर्नेंस हमने देखा है, जहां पे स्कैम्स की भरमार थी, वहां पे इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार का विजन कि 2047 विकसित भारत बनाना है, और उसका प्लान गांधीनगर से दिल्ली पहुंचने से पहले बना लेना है। फिर बिल्कुल जितने इनपुट्स आते हैं, प्लान तो डेवलप होता रहता है, लेकिन यह विजन रखना कि दिल्ली की आबो हवा में जाके किस किस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, उससे पहले मेरे राष्ट्र के लिए 2047 तक की एक एक डेट को मैं फाइनल करके वहां कदम रखूंगा। यह है मोदी डॉक्ट्रिन। और वो किस प्रकार की टीम रही होगी, क्या विजन रहा होगा,
जो 1000 साल की डेट्स के रिवर्सल की बात करते हैं, 1000 साल के डेट्स की रिवर्सल की, जो अन्याय हुआ है इस राष्ट्र के साथ पूरा रिवर्स करना है, चाहे कितने भी इन्वेजन्स ने किया हो, 1000 साल के पहले वाला हो या 400 साल के पहले वाला, सारी तारीखें बदली जाएंगी। यह है वो मोदी डॉक्ट्रिन। तो पॉलिटिकल साइंस के विषय में जिन्होंने मोदी डॉक्ट्रिन पे वर्क करना चाहिए कि भाई आगे के पॉलिटिशियंस, लीडर्स, नायक राष्ट्र के कैसे हो, तो उसके उदाहरण इस प्रकार के जीवन से रियल लाइफ में दिए जा रहे हैं, आपके लिए छोड़ के जाएंगे आपके लिए इस प्रकार के एग्जाम्पल्स के, ऐसा जीवन गुजारना है तो इसको हम लीडर बताएंगे, ना कि वो लोग जो क्योंकि किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये तो हमारा ओनरशिप है ये राष्ट्र। जिनको 2047 तो भूल जाओ, कल तक का विजन नहीं है सिवाय उनके वॉलेट के, उसमें कितना कैश आएगा बस ये विजन है। तो जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करेंगे तो हम उस प्रकार के विश्व की बात कर रहे हैं जहां पे भारतीय धर्म से बना चला हुआ इकोनॉमिक मॉडल चलेगा। अब हम उस प्रकार के मॉडल से जीवन नहीं गुजारेंगे जहां पे पुरानी विश्व की महाशक्तियां जो रोल छूट जाता था उसमें भारत अपने आप को सेट करेगा। यह अब नहीं होगा। अब भारत तय करेगा किसका क्या रोल रहने वाला है। कुछ दिनों पहले हमने नेपाल में देखा, वैसे जिन्हें समझ में आता है 1 तारीख को ही समझ में आ गया था जब होम मिनिस्ट्री से ये आया न्यूज कि नेपाल और भूटान के लोगों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं। उखाड़ के फेंक दिया गया कम्युनिज्म नेपाल में। जितने भी चट्टे बट्टे बिठाए गए थे वो सारे लीडर्स जिनको प्लांट किया गया हमारे एक एक नेबरहुड के राष्ट्र में 10 साल के यूपीए के शासन के दौरान जो एक एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र में बैठ कर गए और वहां से जिस प्रकार की एंटी भारत एक्टिविटीज चल रही थी दो 2008 में मालदीव्स इस्लामिक डिक्लेयर होता है। वो सारी मोनार्कीज, राजाशाही जो भारत से प्रेम करती थी, जो भारतीय धर्म को अपनाती थी, उनको हटा के सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो भी कम्युनिज्म के नाम पे स्थापित की गई। और वो एक एक छोटे देशों का प्रयोग भारत के विरुद्ध में, बॉर्डर से रेडिकलिज्म चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। अब भारत तय करेगा कि हमारे मैप के आजू बाजू किस प्रकार के देश दिखेंगे। तो ये मोदी डॉक्ट्रिन के अंदर ही किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी बिठाई गई
एक एक राष्ट्र को हैंडल करने के लिए जो पुराना पॉलिसी चल रहा था, पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए बताया गया कि भाई उसका एंटी देश है ईरान, तो ईरान के साथ डिस्कस करेंगे। मोदी जी आते ही तय होता है कि भाई पाकिस्तान को हैंडल करना है तो सऊदी अरेबिया और यूएई से हैंडल करेंगे, ईरान से हैंडल नहीं करेंगे। क्योंकि जिस देश का वर्चस्व है, जहां पे उनका इन्फ्लुएंस चलता है, वहां से फॉरेन पॉलिसी के आउटकम मिलेंगे, उसके दुश्मन देश से नहीं मिलने वाले। तो चाइना को हैंडल करने के लिए जहां पे डिस्कशन अमेरिका से होता था, वहां से इनपुट्स कुछ आते थे, तय हुआ कि यहां से नहीं होगा, रशिया से होगा। अमेरिका को हैंडल करने के लिए जहां से इनपुट्स रशिया से आते थे, बताया गया रशिया से नहीं, अमेरिका को हैंडल करने के लिए इजराइल से इनपुट्स आएंगे। पूरा उल्टा फॉरेन पॉलिसी चल रहा था। जिस देश को जिस प्रकार से ट्रीट करना है, पॉलिसी बनानी है, उसके दुश्मन देश से पूछा जा रहा था। और बता रहे कुछ आउटकम आ ही नहीं रहा है। आउटकम आएगा कहां से? तो भारत को डैमेज करने के लिए जब इस प्रकार की सत्ताएं आती है, तो ना सिर्फ आपके पड़ोस के राज्य को पूरा सुलटाती है आप ही के अगेंस्ट, पर दूर दूर तक बड़े देशों को भी आपसे उल्टा चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह है मोदी डॉक्ट्रिन इन फॉरेन पॉलिसी। 75 साल हो रहे हैं, ऑपोजिशन को बड़ा उनको लग रहा है कुछ होगा, बहुत होप्स है। ऑपोजिशन के 80-80 साल के लोग, 90 साल के लोग बोल रहे देखो 75 साल हो। तो जिन जिन लोगों को इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं, अभी तो हमारे जो शेर है वो 1-1.5 घंटे की स्पीच बिना कागज के देते हैं।